जब 2007 में हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई तो बहुत कम लोग थे। महाराष्ट्र को हम छोड़ दें या महाराष्ट्र से कुछ सटे हुए इलाके उन्हें हम छोड़ दें तो 99% लोग बुद्ध को नहीं जानते थे। बुद्ध के धम्म को नहीं जानते थे। अगर कुछ लोग जानते भी थे तो ऐसे ही जानते थे कि जैसे वहाँ किसी और की मूर्ति को लगा के पूजा करना है, इसी तरह से बुद्ध की मूर्ति लगा के पूजा करना है, इतना भर जानते थे बस। तो हमने ये सोचा कि बुद्ध के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को भारत के 140 करोड़ लोग कैसे जाने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो काम किया, हमने 10 वर्ष तक पूरे देश में कैडर कैंप लगाए। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में माननीय धर्मप्रकाश भारती जी हैं। धर्मप्रकाश भारती जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं और वो एमएलसी भी रह चुके हैं यूपी शासन में, और बीएसपी में संगठनात्मक लेवल पे भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। अब अपना पूरा जो समय है, पूरा जो लाइफ है, उन्होंने बुद्धिज्म के लिए समर्पित कर दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने नागपुर में इस बार एक भव्य आयोजन किया है राष्ट्रीय बुद्ध महासभा की तरफ से कि लगभग 10,000 से भी अधिक लोग जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। तो ये जो इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, इस तरह से पूरे भारत भर से, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप पश्चिम बंगाल से लेके तो यूपी, बिहार से लेके तो दक्षिण भारत के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो कैसे क्या आपके मन में संकल्पना आई? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज से 68 वर्ष पहले अशोका विजयदशमी के दिन नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और उनका उद्देश्य था, उनका संकल्प था जीवन के अंतिम दिनों में प्रबुद्ध भारत बनाना और बौद्धमय भारत बनाना। तो वो काम बड़ी तेजी से और पूरी प्लानिंग के साथ संपूर्ण देश में नहीं चल पा रहा था जी। इसलिए हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई और मान्यवर काशीराम साहब ने वामसेफ के माध्यम से जो पूरे देश में हीरे तराश कर तैयार किए थे, और वो हीरे किसी कारणवश घरों में बैठे हुए थे, तो उन सबको हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको तैयार किया, सबको तैयार किया। और वो जो मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा हीरे तैयार किए गए थे, वो मैं कह सकता हूँ कि 24 कैरेट का गोल्ड थे, वो सोना थे जी। हाँ, उनका अपने जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत रूप से पाना उनका लक्ष्य नहीं था। हाँ। उनका लक्ष्य था कि वो अपने जीवन में बुद्ध, बाबा साहब, फूले, साहू अम्बेडकर, कबीर, रविदास, जो उनका आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन, श्रमण संस्कृति के परिवर्तन का आंदोलन, उसे कैसे पूरा किया जाए जी। तो इसलिए उनको हमने इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण किया। और ये सोचकर कि हमने जो कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2024 को अशोका विजयदशमी के दिन नागपुर में धम्म दीक्षा का रखा है। लगभग 500 जिले से लोग आएंगे। 500 जिले से लोग आएंगे और 25 राज्यों से ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा। और ऐसे क्षेत्रों से लोग आएंगे जहां आज तक बहुत ठीक से तथागत बुद्ध के बारे में नहीं जानते लोग जी। हाँ। जैसे पश्चिम बंगाल है, हाँ। झारखंड है, हाँ। तो अभी ये ऐसे एरिया पड़े कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो जानते हैं, हाँ। मान्यवर काशीराम साहब की वामसेफ के माध्यम से जी। बाबा साहब का प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन बुद्ध धम्म का और बुद्ध का प्रचार नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को हमने मोटिवेट किया है और उनको कहा, उनको समझाया कि आज से 68 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा ली, तो देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं कि उनका जो निर्णय है जी, वो इतिहास से जुड़ा हुआ निर्णय है जी। हाँ। भारत के इतिहास में कोई ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा समय नहीं है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का योगदान ना रहे जी। हाँ। हम केवल एक संविधान को जानते बस, हाँ। कि संविधान बाबा साहब बनाए हैं, हाँ। इतना भर हम जानते हैं। यस यस। बाकी संविधान से अलग हटकर राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, चाहे जैसा फील्ड रहा हो, उस हर फील्ड में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो नागपुर में दीक्षा ली, 2 प्रश्न हमारे दिमाग में आए। एक तो ये आया कि किस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली। तो हमने जो सुना लोगों से, तो ये सुना कि भाई 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब दीक्षा ली है।
तो हमने अध्ययन किया कि भाई 14 अक्टूबर को क्या रीजन हो सकता है। हाँ। 14 अक्टूबर का रीजन क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष व्यक्ति बिना रीजन कोई इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि रीजन जो था वो 14 अक्टूबर नहीं था, रीजन था अशोक विजयदशमी। एग्जैक्टली। अशोक विजयदशमी, और अशोक विजयदशमी का भारत के बौद्धों से, भारत की संस्कृति से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा उसका रीजन है। तो इत्तेफाक से 1956 में अशोका विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी। 14 अक्टूबर को पड़ी थी, ये इत्तेफाक था। मकसद 14 अक्टूबर नहीं था, मकसद था अशोका विजयदशमी। जी हाँ। इसको हम पिछले 68 वर्षों में अपने देश के लोगों को ये कारण नहीं बता पाए। दूसरा कारण, नागपुर को ही बाबा साहब ने क्यों चुना? जी। बाबा साहब तो राष्ट्रीय नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय लीडर थे, कहीं भी कर सकते थे, तो नागपुर को ही क्यों चुना? तो इसका जब हमने अध्ययन किया और 15 अक्टूबर 1956 का बाबा साहब का भाषण पढ़ा, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब आपने इसलिए तो नहीं यहाँ पे धम्म दीक्षा ली है कि यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो बाबा साहब ने कहा कि यहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैंने नागपुर को सिर्फ इसलिए चुना कि बुद्ध धम्म के कट्टरपंथी जो प्रचारक थे प्राचीन काल में तो वो नागवंशी लोग थे। और उन नागवंशियों की राजधानी नागपुर था। एग्जैक्टली। नागपुर था, तो इसलिए मैंने नागपुर को चुना। तो ये दोनों सत्य, ये दो सत्य हम भारत की जनरेशन के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाए, अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बता पाए। राइट। तो हमने हमारी कैबिनेट ने 8 दिन तक चर्चा की इस पर, और चर्चा करके हमने कहा कि भाई जो काम छूट गया है, जो 68 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम हमें बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से पूरे देश में करना होगा। राइट। तो हमने एक पर्चा तैयार किया और उस पर्चा में दोनों कारण लिखे, और हजारों संगोष्ठी सेमिनार के माध्यम से हमारे कैडर ने गांव-गांव में जाके ये बताया कि अशोका विजयदशमी को बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं पूरे देश में। और इसका आगे जो हमने सोचा है, तो हमने ये इसका अध्ययन जो किया कि भाई विजयदशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीक्षा लेकर भारत में क्या लाना चाहते थे। यस। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पुष्यमित्र शुंग की क्रांति से पूर्व, बृहदत्त की हत्या से पहले संपूर्ण भारत में ये अशोका विजयदशमी मनाई जाती थी। अच्छा। ये बौद्धों का पर्व था। और ये जनता के जनमानस में मिला हुआ, उनके अंदर हृदय में समाया हुआ ये पर्व था। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, प्रतिक्रांति के लोगों ने इसका रूप बदल दिया। इसका रूप बदल दिया और इसका रूप एक काल्पनिक घटनाओं के साथ जोड़ दिया। और काल्पनिक घटनाओं के साथ जोड़कर दिन तो वही रखा उन्होंने, विषय भी वही रखा, असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन असत्य पर जो सत्य की विजय थी, वो जो निकल कर आई अशोक के जमाने में, वो इसलिए निकल कर आई कि कलंक के युद्ध में अशोक ने जीत तो हासिल की, लेकिन वो जीत असत्य थी, वो सत्य नहीं थी। लाखों लोगों का वहां नरसंहार हुआ, लाखों लोग, बहनें हमारी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो अशोक ने ये देखा कि ये असत्य था। तो सत्य क्या है? तो सत्य था बुद्ध का मार्ग, प्रज्ञाशील करुणा का मार्ग। तो उसको अशोक ने चुना। तो उस असत्य और असत्य को ना बताकर उन्होंने काल्पनिक पात्रों के नाम पर सत्य और असत्य बताया। जी हाँ। तो ये झूठा प्रचार लगभग 2000 वर्ष पूरे देश में हुआ, चलते रहा। गांव में हुआ, शहर में हुआ, मोहल्ले में हुआ। और ब्लड वाई वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया। तो बाबा साहब की ये सोच थी कि अशोका विजयदशमी को यदि मैं धम्म दीक्षा लूंगा, और जैसा उनकी चाहत थी कि बहुत जल्दी संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत बनाना है, तो हम अपनी प्राचीन काल की उस संस्कृति को गांव तक कायम करेंगे। तो बाबा साहब ने सोचा होगा कि प्रत्येक वर्ष इसी धम्म अशोका विजयदशमी को हमारे उत्सव होंगे, बड़े बड़े सत्संग होंगे, संगति होगी, धम्म चर्चा होगी, ये सब बनेगा। लेकिन हमसे भूल ये हुई
कि हम बाबा साहब की ये मंशा नहीं समझ पाए। हमने अशोका विजयदशमी को तो छोड़ दिया, किनारे कर दिया। हम 14 अक्टूबर पकड़ के लटक गए। 14 अक्टूबर पकड़ के हम जब लटक गए तो 14 अक्टूबर का तो कोई रीजन नहीं था, उसका कोई इतिहास से उसका कोई मतलब नहीं था। तो हम 68 वर्ष ये भूल गए। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने ये तय किया कि इस वर्ष हम इसको शुरू कर रहे हैं। राइट। इस वर्ष शुरू कर रहे हैं, पूरे देश में बता रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ष में ये हम हर जिले में, हर कस्बा में, हर गांव में 10-10 दिन के प्रोग्राम लगाएंगे। अच्छा। 10 दिन के प्रोग्राम में जो हमारा विजन होगा, पहले अष्टांग मार्ग जो है बुद्ध का सुखी जीवन जीने की कला का एक प्रमुख मंत्र है। यस। तो एक दिन में एक मार्ग पे चर्चा होगी, हमारे भिक्षु करेंगे, हमारे आचार्य करेंगे। दूसरे दिन दूसरे मार्ग को विस्तार से डिटेल में समझाया जाएगा। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवें, ऐसे करके 8 हो गए। 8 दिन हम ये कार्यक्रम करेंगे। 9वें दिन हम बड़ा समागम करेंगे, बड़ी संगति करेंगे। साहू, फूले, अंबेडकर, जितने महापुरुष हुए सब पर चर्चा करेंगे। और 10वें दिन होगी अशोक धम्म विजयदशमी। उस दिन हम लाखों लोगों की संख्या में लोग वहाँ उसमें आएंगे। और उस दिन 2 ही ड्रेस कोड होंगे पूरे देश में, केवल भिक्षु का चीवर होगा काश्यप रंग का, और उपासक और उपासिकाओं का व्हाइट कलर का होगा। हम एक संस्कृति का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। दूर से देखने में लगे कि ये बौद्ध लोग हैं। जी हाँ। ये भंते जो काश्यप वस्त्र पहने हैं ये इनके गुरु हैं, और जो सफेद वस्त्र पहने हैं ये इनके शिष्य हैं। तो इस किस्म का एक माहौल हम लाना चाहते हैं। हमारी भीड़ है, जब हम अपने भीड़ को सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे, उनको संस्कृति देंगे, उनको प्रोग्राम देंगे, उनके अच्छे प्रवचन देंगे, अच्छे सांस्कृतिक उनको हम नाटक देंगे, कार्यक्रम देंगे, तो वो भीड़ गलत जगह न जाकर सही जगह पे जाएगी, सही दिशा में आएगी। तो हम देश के 100 करोड़ लोगों को आज से 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जो वातावरण था भारत में, समूचे जम्मू द्वीप में, जिस वक्त कहा गया था कि देश दुनिया का विश्व गुरु है, कहा गया था सोने की चिड़िया है, तो हम उस और पूरे भारत को ले जाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। ये आपका उद्देश्य आपने बहुत विस्तार से अच्छे समझाया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जैसा 2007 से इस कार्य की शुरुआत की, मतलब जो कारवा बाबा साहब ने शुरू किया था, जिसे बाद में कांशीराम साहब ने संभाला, और उसके बाद आप इस कारवा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 2007 से आपने शुरू किया, तो क्या बदलाव आपने देखा है कि लोगों के बीच में किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे हैं? देखिए कामले साहब, जब 2007 में हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई तो बहुत कम लोग थे। महाराष्ट्र को हम छोड़ दें, या महाराष्ट्र से कुछ सटे हुए इलाके उन्हें हम छोड़ दें, तो 99% लोग बुद्ध को नहीं जानते थे। राइट। बुद्ध के धम्म को नहीं जानते थे। अगर कुछ लोग जानते भी थे तो ऐसे ही जानते थे कि जैसे वहाँ किसी और की मूर्ति को लगा के पूजा करना है, इसी तरह से बुद्ध की मूर्ति लगा के पूजा करना है, इतना भर जानते थे बस। तो हमने ये सोचा कि बुद्ध के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को भारत के 140 करोड़ लोग कैसे जाने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो काम किया, हमने 10 वर्ष तक पूरे देश में कैडर कैंप लगाए। अच्छा। हमारे आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब और हमारे शाइक आचार्य, तो 3 दिन का शिविर, 5 दिन का, 10 दिन का। तो हमने पहले ब्रेन वॉश करके टीचर तैयार किए। पूरा 10 वर्ष का समय हमने टीचर पैदा करने में लगाया। समाज को टीचर दिए हमने। जब उन टीचरों ने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाने का जो हमने खास बेस रखा, वे पढ़ाएंगे क्या, तो हमने वो रखा बुद्ध एंड धम्मा। बुद्ध और उनका धम्म ही हमारा ग्रंथ है। क्योंकि जो दूसरे और ग्रंथ है वो बहुत लंबे चौड़े हैं, समुद्र की तरह हैं, उनमें जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। सही बात। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सबका रस निकाल कर, उसका सब जो अमृत रस है वो बुद्ध एंड धम्मा में बाबा साहब लाए, तो उसको हमने रखा। और उसके लिए हमने बड़ा काम किया, पिछले 6 वर्षों से हम कर रहे हैं। कंटिन्यू बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम पर बुद्ध धम्म का वाचन होता है। हम एक अध्याय पढ़ाते हैं, रटाते हैं सबको, ठीक है। दूसरा, हमको बुद्धिज्म को समझना है तो इसके साथ साथ देश के संविधान को भी समझना है। जी हाँ। क्योंकि संविधान जो है वो बुद्ध का मूल मंत्र है हमारे देश का। तो उसके लिए हमने पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक सोमवार की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक
संविधान वाचन कार्यक्रम रखा है। अच्छा, ओके। तो उस पर संविधान वाचन होता है और हम एक एक अनुच्छेद का, हमारे जो स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, जो कानपुर यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं अच्छा, एक एक चीज। तो इस प्रकार से हम लोग देश में काम कर रहे हैं। अभी मंगलवार की शाम को 9 से 10 बजे तक हम लोग जूम पे करते हैं सारे कार्यक्रम, बौद्धों के परिवार संस्कार। अच्छा। तो परिवार संस्कार, तो इस तरह से चारों तरफ से हम घेराबंदी करने में लगे हैं इस देश के बहुजन समाज को उनके प्राचीन काल धम्म देने के लिए। अच्छा, आपने एक मुझे एग्जाम्पल बताया था कि जैसा एक समय था कि आगरा में अगर 1000 शादी के कार्ड छपते थे तो केवल 100 कार्ड पे ही जो था कि बाबा साहब और बुद्ध की फोटो तस्वीर होती थी, उसके बारे में जरा बताइए। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आगरा मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। ये पूरे देश की घटना है। हाँ, एक तो पूरे देश में जो जागरूकता आई बामसेफ के माध्यम से, मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष के कारण, तो हम लोग बाबा साहब तक समझ पाए। तो जैसे शादी विवाह कर रहे हैं हम लोग, तो 1000 कार्ड अगर छपे हैं तो 900 कार्ड में बुद्ध नहीं होते थे। 100 कार्ड में तो होते थे, 100 में होते थे, 900 में नहीं होते थे। लेकिन जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने कैडर कैंप लगाए, प्रशिक्षण, धम्म गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन किया, तो लोगों में चेतना पैदा हुई। आज हम आगरा में देखते हैं, संपूर्ण भारत में देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले समाज में, तो 1000 में से कम 900 कार्ड में आज बुद्ध होते हैं। क्या बात है। ये परिवर्तन लाने की कोशिश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में की है। और यही संस्कृति का परिवर्तन है, यही संस्कारों का बदलाव है। बिल्कुल। ये जो आप 3 दिन का प्रोग्राम आपने डिजाइन किया है, किस तरह से आपने प्लान किया है, किस तरह से जो लोग आएंगे, पूरे भारत से लोग आएंगे? मैंने सुना है कि अलग अलग भाषाओं में पर्चे भी छपे हैं। हमारे करीब 25 राज्यों से ज़्यादा के लोग आएंगे। वैसे 30 राज्यों में हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जहाँ से 10-20 लोग ही आएंगे बस। तो इसके लिए हमने प्रचार प्रसार, जैसा आपको बताया, कि 2 बिंदु हमने रखे कि अशोक का विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना और नागपुर को क्यों चुना। तो उसके लिए फिर हमने सभी भाषाओं में अलग अलग पंपलेट छपाए हैं। सभी भाषाओं में वॉल पेंटिंग हो रही है। सभी भाषाओं में पट्टिका, होर्डिंग्स, बैनर तैयार किए गए हैं। क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी है, वो बहुत जल्दी समझ में आती है, संवाद होता है। अच्छा, जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वह समाज हमारा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, है ना। गांव देहात में तो 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं क्लास पढ़ा होता है, तो उसको इंग्लिश ज्यादा पढ़ने को नहीं मिली, तो उसको वही मिली। उड़ीसा का है तो उड़िया मिली, है ना। आंध्रा का है तो तेलुगु मिली, बंगाल का है तो बंगला मिली। तो इसलिए हमने उनकी मातृभाषा में, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिस राज्य में 5 लाख से लेके 10-10 लाख पर्चे उनकी भाषा में छपकर गांव-गांव न बटे हों। चूंकि जो विचारधारा, जो बाबा साहब का उद्देश्य है, वो जन जन तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। तो एक अंतिम संदेश, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया है, तो ज़्यादा मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं, और आपका ये जो कारवां जो है, जिस तरह से आप एक ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, इसकी मंजिल क्या होगी? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपने आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से कि जैसा हमारा देश था सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, हमें वही अखंड भारत का निर्माण करना है। अच्छा। और उस अखंड भारत का निर्माण करने के लिए हमें बुद्ध, अशोक सम्राट, संत रविदास, संत कबीर, साहू, फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को भारत के 140 करोड़ लोगों तक लेके जाना होगा। जी हाँ। उसके लिए हम रातों दिन काम कर रहे हैं और उसके लिए हम टीचर तैयार कर रहे हैं। और पूरे देश के लोगों से हम अपील करते हैं कि ये हमारा प्राचीन काल का पर्व है, दीक्षा भूमि नागपुर, अशोक का विजयदशमी। आप लोग समय निकालें और मैं परिवार के जरूर आएँ इस अंतर्राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों से संवाद किया। और जैसा कि सर ने बताया कि सम्राट अशोक विजयदशमी का महत्व कितना ज़्यादा है हमारे लिए, और ये जो विचार है पूरे 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचाना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसमें कोई
सर ने बताया कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, किसी के प्रति मन में कटुता नहीं है, ये मैत्री का पर्व है, ये जो बुद्ध का धम्मा है सभी के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है, तो इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। और यही थॉट जो है, जो मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया था और मान्यवर साहब कांशीराम ने उस कार्रवाई को आगे ले गए थे, और इसी कार्रवाई को आगे ले जाने का एक प्रयास जो है धर्म प्रकाश भारती जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी टीम जो है वो कर रही है। मान्यवर कांशीराम साहब की अंतिम इच्छा थी 5 करोड़ लोगों के साथ धम्म की दीक्षा लेने की। जी हाँ। तो उनको ये दीक्षा लेनी थी 2006 में। 2003 में उनको ब्रेन अटैक आ गया और 2006 में उनका परिनिर्वाण हो गया। इसलिए हमने इसमें एक और ऐड किया है। 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत में पंचशील के झंडे लगाएंगे। अच्छा। करीब 10 करोड़ झंडे पूरे देश में लगेंगे, गांव-गांव में लगेंगे, और मान्यवर कांशीराम साहब की अंतिम इच्छा, लेंगे बौद्ध धर्म की दीक्षा, ये नारा भी हम दीवाल पर लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आयोजन की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है। तो धर्म प्रकाश भारती जी, आप अपने इस कार्य में सफल हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की और दर्शकों तक अपने विचार साझा किए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।